Goal, nation's leading institute. Hello students, we are going to discuss the inorganic question of Spot Test 11 for the NEET 2025 which was held on 2nd April 2025. We will discuss the inorganic question of this examination. Question number first inorganic क्या है, that is question number 138. The atomic number of vanadium, chromium and manganese, iron are इतना इतना इतना, ठीक है, इसका atomic number given है. Which one of the following may be expected to have the highest second ionization enthalpy? अब इसमें वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन में पूछ रहा है कि सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा किसका होगा. एक बहुत अच्छा मैं बात बताता हूं आपको. डी ब्लॉक का I1, I2, I3 आयनाइजेशन एनर्जी 1, 2 एंड 3 तीनों का ऑर्डर हम लोग को पढ़ना है ढंग से, ठीक है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा. तो वेनेडियम प्लस, अब मैं क्या बताता हूं सुनो जरा ध्यान से. जब कभी भी आपको हायर आयनाइजेशन से पूछे ना, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो उसमें से अगर सेकंड पूछे 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, थर्ड पूछे 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, फोर्थ पूछे 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, और उसके बाद उसके जेड इफेक्टिव के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का कंपेरिजन कर लो. मैं कंपेरिजन करना सिखाता हूं आप लोगों को, सीखो जरा यहां से. नहीं तो इसका मेरा वीडियो जो बना हुआ है डीएनए ब्लॉक का, उसमें जाके देखिएगा, बहुत डिटेल में I1, I2, I3 का सारे ऑर्डर कैसे कंपेरिजन किए जाते हैं मैंने उसमें बता रखा है. आप उसको एक बार चेक कर सकते हैं. फिर से मैं यहाँ पे क्वेश्चन के जो रिलेवेंट है उसको मैं बता रहा हूं. सेकेंड आयनाइजेशन पूछा है, मैं 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दूंगा, वेनेडियम प्लस, क्रोमियम प्लस, मैग्नीज प्लस, आयरन प्लस. मुझे पता है कि यहां से यहां जा रहे हैं, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, जेड इफेक्टिव बढ़ने से आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा. तो जेड, ये सब एनसीईआरटी में लिखा हुआ, देखिए कि along with the Z effective you should compare the electronic configuration of the consequent species. उसको हमको देखना पड़ेगा. अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कंपेरिजन करते हैं. वेनेडियम प्लस में इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 4s1 से निकालेंगे, इसमें D5 से 3d5 से निकालेंगे, इसमें 4s1 से निकालेंगे 3d5 रहेगा, इसमें 4s1 निकालेंगे 3d6. इलेक्ट्रॉन निकालना है 4s1 से, इसका ज्यादा होगा. लेकिन अब मुझे क्रोमियम और मैग्नीज में जेड इफेक्टिव ज्यादा है मैग्नीज का, लेकिन मैग्नीज में इलेक्ट्रॉन निकालना है 4s1 से, क्रोमियम में इलेक्ट्रॉन निकालना है 3d5 से, इसलिए क्रोमियम का ज्यादा होगा, मैग्नीज का यहाँ पे कम हो जाएगा. यही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कंपैरिजन है सर. और मैग्नीज और आयरन में आयरन का ज्यादा होगा, मैग्नीज का कम हो जाएगा, क्योंकि इसका इसमें 4s1 इसका जेड इफेक्टिव ज्यादा है, इसका जेड इफेक्टिव कम है. अब पूछ क्या रहा है कि सबसे ज्यादा किसका होगा, तो क्रोम, देखो यहां से इसका ज्यादा होगा, इसका ज्यादा होगा, इसका. लेकिन आयरन और मुझे अब दिक्कत क्या होती है जरा समझिए. क्रोमियम, मैग्नीज और आयरन में एक चीज और बहुत अच्छा बताता हूं, सबसे कम तो सर मैग्नीज का होगा. मुझे पूछ रहा है कि हाईएस्ट किसका होगा, तो हाईएस्ट में मुझे कैसे पता क्रोमियम का होगा कि आयरन का होगा. तो एक बात समझिए, ध्यान से सुनिएगा. अगर कोई स्पीसीज ए है और ए से एक इलेक्ट्रॉन निकाले, ए प्लस बना. कोई स्पीसीज बी है, बी से बी प्लस निकाले. अगर इसका रिएक्टेंट स्टेबल होगा, स्टेबल के मतलब कि D5 या D10 होगा, तो इसका आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकालना इसके लिए मुश्किल होगा. अगर प्रोडक्ट ही स्टेबल हो जाए किसी स्पीसीज का, प्रोडक्ट स्टेबल के मतलब फिर से D5 या D10 हो जाए, तो इसका आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगा. तो देखा जाए इसमें यहां पे D5 से इलेक्ट्रॉन निकालना है और यहां से 4s1 से इलेक्ट्रॉन निकालना है. यहां पे जेड इफेक्टिव हारेगा, D5 यहां पे जीतेगा, इसीलिए D5 से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाएगा. सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी फिर मैग्नीज का सबसे कम, फिर आयरन होगा, और सबसे ज्यादा इसमें हो जाएगा क्रोमियम प्लस का. इसलिए सेकेंड आयनाइजेशन सबसे ज्यादा होगा किसका, क्रोमियम का. क्रोमियम हैज गॉट द हाईएस्ट सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी अमॉन्ग वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज एंड आयरन. तो 138 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेकंड. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 140. क्वेश्चन नंबर 140. द ऑक्साइड ऑफ एन एलिमेंट हुज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इज 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. सोडियम है ना, तो सोडियम के ऑक्साइड कैसे होते हैं, बेसिक नेचर का, कंप्लीट बेसिक. बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बेसिक होता है. तो 140 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेकंड. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. Question number 144. The correct order of decreasing percentage S character in the hybrid orbitals of following molecule or ions. Percentage S character, तो CO3 2 minus, C double bond O, O minus, O minus. sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, कोई लोन पेयर नहीं है, तो परसेंट एस कैरेक्टर इसके पास कितना हो जाएगा, 33.3%. XeF4, Xe F4 F लोन पेयर sp3d2
3 2 5 1 6, 16.6%। परसेंटेज करेक्टर कितना? लेकिन इसमें परसेंटेज करेक्टर थोड़ा ज्यादा होता है लोन पर, मुझे पता है, तो इसमें परसेंटेज करेक्टर थोड़ा घट जाएगा। तो ये बोल सकते हैं कि इसमें परसेंटेज करेक्टर अगर बॉन्ड में बात किया जाए तो बॉन्ड में परसेंटेज करेक्टर 16.6 से भी कम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि लोन पेयर में परसेंटेज करेक्टर बढ़ता है तो बाकी सब में परसेंटेज करेक्टर क्या हो जाएगा? घट जाएगा। NCl3 NCl लोन पेयर, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगा, लेकिन फिर से परसेंटेज करेक्टर इसमें बढ़ेगा तो इसमें परसेंटेज करेक्टर घटेगा। तो परसेंटेज करेक्टर अगर बॉन्ड में बात किया जाए तो 25% से कम होगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा। BeCl2 sp परसेंटेज करेक्टर एग्जैक्टली 50% होगा। तो चलिए, सबसे ज्यादा किसमें होगा? BeCl2 में, D, ठीक है। उसके बाद 33, ये सही है। उसके बाद NCl3 सबसे ज्यादा D, फिर A, फिर C, B में सबसे कम, बिल्कुल सही है। 144 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए, परसेंटेज करेक्टर के सबसे पहले हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। हाइब्रिडाइजेशन अगर सेम हो जाए तो लोन पेयर है कि नहीं ये चेक कर लेते हैं। अगर लोन पेयर भी नहीं है तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है कि नहीं ये चेक कर लेते हैं। लोन पेयर खुद में परसेंटेज करेक्टर बढ़ाता है, बाकी सभी में परसेंटेज करेक्टर घटाएगा। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम खुद में परसेंटेज करेक्टर घटाता है, बाकी सभी में परसेंटेज करेक्टर बढ़ाएगा। ये सब पता होना चाहिए, यही सब बेंट रूल का कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। तो 144 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 145, द ज्योमेट्री एंड मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ कॉम्प्लेक्स NiCN4 का 2 माइनस, NiCN4 2 माइनस, Ni+2 है, 4s0 3d8, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग करवाएगा तो हाइब्रिडाइजेशन DsP2 होगा, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री हो जाएगा, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा इसमें। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8, एक खाली हो जाएगा, मॉलिक्यूल डायमैग्नेटिक होगा। स्क्वायर प्लेनर डायमैग्नेटिक 145 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 150, मैग्नेटिक मोमेंट 4.90 bm इज गिवन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस। देखिए, एक बहुत अच्छा मैं चीज बताता हूँ फिर से। यहाँ पे 4.90 पूछा है, इसका मतलब कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 हो जाएगा इसको। नहीं तो अगर आप ऐसे निकालेंगे ना, μs इज इक्वल टू √n इंटू n+2 bm। अब इसका 4.90 गिवन है, √n इंटू n+2। अब n का इसमें से वैल्यू निकालेंगे, स्क्वायर को इधर भेजिए, इसको स्क्वायर कीजिए, उससे निकालिए, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। अगेन सिंपल सी बात है, n की वैल्यू जो होती है वही डेसिमल के पहले डिजिट होता है। अगर 3 पॉइंट समथिंग है, इसका मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 होगा उसमें। 1 + 732 है, इसका मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 होगा उसमें। तो 4.90 इसका मतलब कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 किस में होता है, वही चेक कर लेना है। टाइटेनियम +2 4s0 3d2, कोबाल्ट +2 4s0 3d7, क्रोमियम +3 4s0 3d3, आयरन +2 4s0 3d6। इसी में 4 होता है। n की वैल्यू 4, n की वैल्यू 3, n की वैल्यू 2, n की वैल्यू 3। 4 किस में होगा? Fe+2 में। तो 150 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑन हीटिंग ए मिक्सचर ऑफ NaCl K2Cr2O7 प्लस, बहुत अच्छा चीज है यह, Conc2SO4 क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट है यह। क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट किसके लिए किया जाता है? फॉर क्लोराइड आयन। जब रिएक्शन करवाते हैं तो CrO2Cl2 बनता है, क्रोमाइल क्लोराइड यही बनते हैं। तो कौन से कंपाउंड बनता है? क्रोमाइल क्लोराइड बनता है। 153 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 154, ग्रुप 13 एलिमेंट्स रिएक्ट विथ O2 in amorphous to form oxide E2O3, which among the following is the most acidic? देखो, B2O3, Al2O3, Ga2O3, In2O3 एंड Tl2O3 ए एसिडिक कंप्लीट होते हैं,
ये दोनों एम्फोटेरिक होते हैं और ये दोनों बेसिक होते हैं। मोस्ट एसिडिक पूछा है तो B2O3 विल बी द मोस्ट एसिडिक, बाकी तो एम्फोटेरिक हैं, दोनों बेसिक हैं, तो मोस्ट एसिडिक कौन होगा? B2O3। 154 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। और ऐसे भी याद रखिएगा कि ऑक्साइड का एसिडिक स्ट्रेंथ डाउन द ग्रुप घटता है और बेसिक स्ट्रेंथ डाउन द ग्रुप बढ़ता है, इस बात को याद रखना है ग्रुप में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 155 few drops of HNO3 are added to second group before proceeding to third group in order to, देखो सेकेंड ग्रुप और थर्ड ग्रुप में जब मूव करते हो, सेकेंड ग्रुप में होता है H2S प्लस HCl और थर्ड ग्रुप में होता है NH4OH प्लस HCl, मतलब NH4Cl। इसमें H2S को हटाना पड़ता है, तो इसका दो काम होता है, बॉल H2S बॉयल करने से भी हटेगा, लेकिन अगर HNO3 डाल देंगे ना तो S का PPT बन जाएगा और एक खुद NO बन जाएगा, NO3 माइनस बन जाएगा, सॉरी NO ना, +5 से कहां चला जाएगा? +2 में चला जाएगा, सल्फर का PPT बना लेगा। तो एक तो काम यह है कि सल्फर के सल्फाइड को सल्फर में PPT कन्वर्ट करना, और दूसरा एक और काम होता है, आयरन +2 और कोई प्रेजेंट है तो उसको आयरन +3 में कन्वर्ट कर देना, क्योंकि आयरन +2 का टेस्ट हमारे कहीं भी किसी भी रेडिकल में नहीं, किसी भी ग्रुप में नहीं, कोई भी ग्रुप रेडिकल डज नॉट कंटेन आयरन +2। अगर बाय द वे आयरन +2 हमारे सॉल्ट में कहीं भी थोड़ा बहुत प्रेजेंट हो, उसको भी किस में कन्वर्ट कर देगा? वो Fe+3 में कन्वर्ट कर देगा, और Fe+3 में कन्वर्ट होगा तो इसके फेको करारे आलू, Fe+3, क्रोमियम +3, एल्युमिनियम +3, इस वाले ग्रुप में इसका Fe+3 का टेस्ट हो जाएगा अगर Fe+2 प्रेजेंट होगा तो इसीलिए कंसंट्रेटेड HNO3 Fe+2 को ऑक्सीडाइज कर देता है Fe+3 में, और सल्फाइड को सल्फर में PPT बना के बैठा देता है ताकि सल्फर H2S हमारा बाहर हो जाए, क्योंकि इस ग्रुप थर्ड ग्रुप के रिएजेंट में मुझे H2S नहीं चाहिए, H2S को हटाना भी पड़ता है, तो H2S को हटाने में मदद करता है HNO3, और Fe+2 को Fe+3 में कन्वर्ट करने में मदद करता है, ताकि अगर Fe+2 की सॉल्ट में अगर आ गया हो गलती से, वो भी Fe+3 में बन जाए और Fe+3 का टेस्ट हमको दे दे फेको करारे आलू वाले ग्रुप में। तो Fe+2 को Fe+3 में कन्वर्ट करना यही सही है, ये तो गलत है, थर्ड ग्रुप नहीं, नन ऑफ दिस नहीं, फर्स्ट ऑप्शन ज्यादा अच्छा है। तो 155 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 156। द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विद जीरो डायपोल मोमेंट, जीरो डायपोल CH4 जीरो डायपोल मोमेंट होता है, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है ना, μ0 BF3 फिर से सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, इधर खींचेगा इधर खींचेगा इधर खींचेगा, इसका नेट इधर हो जाएगा, μ0 इसका भी होगा। H2O का जीरो नहीं होता है, अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, ऑर्बिटल डायपोल मोमेंट इधर, बॉन्ड डायपोल मोमेंट इधर, सॉरी ऑर्बिटल डायपोल मोमेंट, बॉन्ड डायपोल मोमेंट दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, नेट डायपोल मोमेंट बहुत ज्यादा होता है। H2O का तो डायपोल मोमेंट HF से भी ज्यादा हो जाता है, बहुत अच्छा डायपोल मोमेंट होता है। HF भी नहीं है, इसका इधर होगा नेट डायपोल मोमेंट। NH3 भी नहीं है, NH3 का भी ऑर्बिटल डायपोल मोमेंट और बॉन्ड डायपोल मोमेंट एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, तो इसका भी नहीं होगा। CO2 का फिर से होता है, SO2 का नहीं होगा, एक लोन पेयर है ना, ये इधर खींचेगा इधर खींचेगा इधर खींचेगा, इसका नेट इधर इसका नेट इधर, थीटा तो 180 डिग्री है लेकिन दोनों का म्यू बराबर नहीं है, तो इसका नहीं होगा, इसका होगा, इसका नहीं होगा, इसका नहीं होगा, इसका होगा, इसका होगा, इसका नहीं होगा। हाउ मेनी स्पीसीज? 3. There are 3 species which have got the zero dipole moment. Third option is correct one. तो 156 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 159। assertion region, the pentahalides of group 15 element is less covalent than trihalides। गलत है, पेंटाहेलाइड्स मोर कोवलेंट होगा ना, पेंटा जैसे MX5 है और MX3 है, इसमें +5 चार्ज में +3 चार्ज, पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है तो पोलराइजिंग पावर बढ़ेगा, पोलराइजिंग पावर बढ़ेगा तो कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, तो पेंटाहेलाइड्स मोर कोवलेंट, ट्राइहेलाइड्स लेस कोवलेंट। गलत है, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट आर मोर पोलराइजिंग पावर देन +3, बिल्कुल सही है। असर्शन फॉल्स है, रीजन ट्रू है, असर्शन फॉल्स है, रीजन ट्रू है। 159 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 163। ये मैच द फॉलोइंग है कॉलम 1 विथ कॉलम 2।
कॉलम 1 में मेल्टिंग पॉइंट गिवन है। अच्छा, कार्बन फैमिली का, तो कार्बन फैमिली का मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होता है? सबसे पहले कार्बन, फिर सिलिकॉन, फिर जर्मेनियम। टीन और लेड में लेड का ज्यादा हो जाता है, ठीक है, थोड़ा लेंथवाइड कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाता है। कोवलेंट रेडियस कार्बन, फिर सिलिकॉन, फिर जर्मेनियम, फिर टिन, फिर लेड। कोई दिक्कत नहीं है, डाउन द ग्रुप जाते हैं, शेल बढ़ता है, शेल बढ़ने से इसका कोवलेंट रेडियस बढ़ता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन, सिलिकॉन, सॉरी कार्बन का ज्यादा, फिर सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन बराबर होते हैं और लेड का थोड़ा बढ़ जाता है। और डेंसिटी सबसे ज्यादा कार्बन का, सिलिकॉन का, फिर और सिलिकॉन से जर्मेनियम, टिन और लेड बढ़ते चले जाते हैं। इसको सही ऑर्डर में लिखेंगे तो सबसे ज्यादा लेड हो जाता है, फिर टिन होता है, फिर जर्मेनियम होता है, फिर कार्बन, सबसे कम सिलिकॉन का होता है। देख लीजिए कौन सा ऑर्डर फॉलो कर रहा है। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम नहीं, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, वो लेड का सबसे कम नहीं ना होता है। लेड और सिलिकॉन में, टिन और लेड में टिन का कम, लेड का ज्यादा होता है, तो इसमें टिन का गलत दे रहा है, इसमें ये नहीं होगा। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, लेड, टिन, ये फोर्थ हो जाएगा, तो ए का फोर्थ है। कोवलेंट रेडियस सबसे ज्यादा होगा लेड का, सबसे ज्यादा लेड, टिन, फिर जर्मेनियम, फिर कार्बन ना, कार्बन सिलिकॉन में सिलिकॉन का ज्यादा, कार्बन का, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। इसमें कोई ऑर्डर ही नहीं सही दे रहा है, इसमें तो कोई ऑर्डर नहीं, कोवलेंट रेडियस का कोई भी ऑर्डर सही नहीं दिया है, सब गलत दिया है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन, फिर लेड, सही है, कार्बन के बाद लेड हो जाता है, फिर सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन का बराबर है, सही है, थर्ड इसका सही होगा। डेंसिटी में सबसे ज्यादा लेड का, फिर टिन, फिर जर्मेनियम, फिर कार्बन, ये सही है, फर्स्ट, ये फर्स्ट सही है डी का। तो इसका कौन सा बच गया? फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड बच गया ना, तो इसको उल्टा कर दीजिए, ये हो जाएगा ऑर्डर। ये ऑर्डर गलत दिया है आप लोगों को, कोवलेंट रेडियस का ऑर्डर सेकंड का उल्टा दे दिया है, तब जाके ऑर्डर हो जाएगा। ए का फोर्थ, बी का सेकंड, सी का थर्ड और डी का फर्स्ट। अगर ए उसको अपोजिट कर दीजिए डायरेक्शन, तब सही हो जाएगा। 163 का सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 179। N2 and O2 are converted into monoanions N2 minus and O2 minus respectively. Which of the following statement is true? ठीक है, N2 माइनस में बन जाए एंड O2 माइनस में बन जाए, ठीक है। O बॉन्ड लेंथ इंक्रीज है, तो बॉन्ड लेंथ के लिए पहले बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास 14 है, इसके पास 15 है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5 होगा। तो इसका बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ छोटा होगा। तो बॉन्ड लेंथ का कंपैरिजन किया जाए तो जिसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होता है उसका बॉन्ड लेंथ छोटा होता है, तो N2 माइनस का बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा, तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस, गलत है, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगा। N2 माइनस बिकम पैरामैग्नेटिक, N2 माइनस बिकम बिल्कुल सही है, पैरामैग्नेटिक ना, ये डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है क्योंकि ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। Nn बॉन्ड स्ट्रेंथेंस, बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा नहीं ना, बॉन्ड ऑर्डर घटता है तो बॉन्ड एनर्जी क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर घटेगा तो बॉन्ड एनर्जी भी घट जाएगा, क्योंकि बॉन्ड लेंथ बढ़ रहा है ना, तो इसलिए स्ट्रेंथ नहीं होगा। स्ट्रेंथेंस का मतलब होता है कि स्ट्रॉन्ग हो जाना, नहीं वीक हो जाएगा। ओ बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेस, इसके पास 16 है, इसके पास 17 है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 हो जाएगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर 1.5 होगा। तो बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेस नहीं, बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीजेस, ये भी गलत है। पूछ रहा है क्या कि करेक्ट कौन सा है, तो करेक्ट इसमें सेकंड है, N2 माइनस बिकम्स पैरामैग्नेटिक। तो 179 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। दिस इज ऑल अबाउट योर इनऑर्गेनिक क्वेश्चन। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।